हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम इस सीरीज में इंडियन पॉलिटी को क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट करते चल रहे हैं और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको भी हम क्वेश्चंस के थ्रू जान रहे हैं। और ये है हमारा पार्ट 24। इसमें जो टॉपिक हम कवर अप करेंगे वो है पब्लिक सर्विस कमीशन और साथ साथ इलेक्शन कमीशन के बारे में भी हम जानेंगे। तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलें और लेक्चर के लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही टिक किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। द एनुअल रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी इज सबमिटेड टू, यानी कि यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो इंडिया में एक क्या आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919, यानी कि 1919 एक अधिनियम आता है और उसके अधीन सर्वप्रथम 1926 में यानी कि 1926 में लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में बात की गई और जो लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 यानी कि 1924 में विधि आयोग ने भी सिफारिश इसकी की थी। और जो लोक सेवा आयोग होता है उसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट द्वारा। अब प्रेसिडेंट नियुक्ति करेगा और साथ साथ जो लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग जिसको कि हम यूपीएससी बोल रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको हम बोल रहे हैं, उसके सदस्यों की संख्या कौन निर्धारित करेगा, तो उसके सदस्यों की संख्या और साथ साथ उसकी शक्तियां जो है राष्ट्रपति को ही निर्धारित करने की शक्ति इसको दी गई है। और वर्तमान में इसकी संख्या चेयरमैन के साथ मिलाकर 9 to 11 तक है। और जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है और यदि वह 6 वर्ष के अंदर 65 वर्ष की यानी कि 65 ईयर्स की एज को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके पहले उनका रिटायरमेंट हो सकता है या फिर 6 वर्ष का उनका कार्यकाल रहेगा। तो आयु पूरी कर लेगा या फिर 65 वर्ष की या फिर 6 वर्ष रह लेगा तो वह पद से मुक्त हो जाता है। उसके बाद राज्य लोक सेवा यानी कि जो स्टेट पीएससी होते हैं, स्टेट पीएससी जो होते हैं, स्टेट लोक सेवा आयोग होते हैं, उनके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो उनके जो स्टेट पीएससी है उनके सदस्यों की नियुक्ति करेगा स्टेट का गवर्नर यानी कि राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति होगी, परंतु इन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। साथ साथ जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा और साथ में या तो 62 वर्ष यानी कि 62 ईयर्स की वो एज कंप्लीट कर चुके हों। तो जो यूनियन की बात हम करें, संघ लोक सेवा आयोग की हम बात करें तो उनका क्या होगा, 6 वर्ष का कार्यकाल होगा या फिर वो 65 ईयर की एज कंप्लीट कर चुके हों। और जो स्टेट पीएससी है यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग है उसमें 6 वर्ष का कार्यकाल होगा या फिर 62 ईयर ये अपनी एज कंप्लीट कर चुके हैं। अब इन दोनों में जो पहले पूरा होता है उसी के तहत वे अवकाश ग्रहण करते हैं, परंतु उन्हें कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निहरताओं के होने पर संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटा भी सकते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखना है। तो इसकी रिपोर्ट जो सबमिट कौन करेगा, तो इसकी रिपोर्ट सबमिट करेगा प्रेसिडेंट के द्वारा, इसकी रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी कि निम्नलिखित में से किसके पास नई अखिल भारतीय सेवा बनाने की शक्तियां हैं। तो हमने ये बोला कि जो पार्लियामेंट है इंडिया का वही ये डिसाइड करेगा कि इसकी जो शक्तियां हैं, इनकी पावर्स हैं, वो डिसाइड पार्लियामेंट करेगी। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, सिलेक्ट करिए। एक तरफ नाम दिए गए हैं रिलेटेड पद के, उनका जो चुनाव होगा, चुनाव प्रक्रिया होगी वो किस तरीके से होगी वो दिखाया गया है लिस्ट 2 में। तो फर्स्ट नाम दिया गया है प्रेसिडेंट का, यानी कि जो इंडिया का प्रेसिडेंट होगा वो कैसे चुना जाएगा। तो हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 52 के तहत है, यानी कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु शैल बी इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। और ये किससे मिलकर होगी, जो कंप्राइजेस होगा ऑल इलेक्टेड एमपीज इसमें सम्मिलित होंगे, ऑल इलेक्टेड एमएलएस होंगे, साथ में इंक्लूडिंग एमएलएस ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। और इसका मेथड क्या बताया था हमने, प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एंड सिंगल ट्रांसफरल वोट के द्वारा इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, डायरेक्ट जनता के द्वारा इनका इलेक्शन नहीं होता है। तो फर्स्ट जो ए प्रेसिडेंट है वो फॉलो करेगा फर्स्ट को। सेकंड है वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि
उपराष्ट्रपति, तो इनका चुनाव भी सेम इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होगा। और इससे जो कंप्राइजेस होंगे उसमें क्या था, जो प्रेसिडेंट थे ऑल इलेक्टेड एमपीज और ऑल इलेक्टेड एमएलएस, पर इसमें ऑल एमपीज होंगे जो भी नॉमिनेटेड भी हैं प्लस इलेक्टेड भी हैं, तो ये सारे एमपीज होंगे और इनका चुनाव भी प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा ही होगा। तो इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, तो सेकंड फॉलो करेगा, बी फॉलो करेगा सेकंड को। उसके बाद स्पीकर का चुनाव आता है, तो स्पीकर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा, तो स्पीकर होगा लोकसभा का, तो लोकसभा के मेंबर्स ही इसको चुनेंगे। फिर आता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इनका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है यानी कि एडल्ट वोटिंग। तो ए बी सी डी फॉलो करेंगे 1 2 एंड 3 और 4 4, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर इस तरीके से, तो ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय विच द एज ऑफ वोटिंग हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम 20 ईयर्स टू 18 ईयर्स, यानी कि संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष तक संशोधित किया गया था। तो ये 61वां यानी कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था और ये आया था 1989 के तहत। और इसमें इसके द्वारा जो मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव रखा गया था। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, यानी कि संवैधानिक संशोधन था 61वां, और 1989 में ये पारित हुआ था, जिससे कि 21 वर्ष से 18 वर्ष इसकी आयु कर दी गई थी वोटिंग की। तो सी उसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउअडेज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूजेस ईवीएम ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन इन द कंट्री, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम, यानी कि देश में आम चुनाव के दौरान अब भारत का चुनाव आयोग ईवीएम का उपयोग करता है। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है, तो जो ईवीएम मशीन है इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ईवीएम, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। जो केरल है, केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग पहली बार 1982 में किया गया था। तो पहली बार ईवीएम का यूज जो हुआ था केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था और ये 1982 में पहली बार यूज किया गया था। उसके बाद 1998 में मध्य प्रदेश के 5 राज्य, राजस्थान के 5 और दिल्ली के 6 विधानसभाओं के चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया गया था और उसके बाद ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा बना था। और उसके बाद ये ईवीएम का प्रयोग बढ़ता गया और पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया ईवीएम के द्वारा और 2009 में आम चुनाव के साथ साथ सभी विधानसभाओं के चुनाव भी ईवीएम के जरिए ही कराए गए थे। तो ये ईवीएम से रिलेटेड जानकारी थी और इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआरआई यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, यानी कि एनआरआई दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये हम सभी को पता है, ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये थॉरली याद होना चाहिए, जैसे ही क्वेश्चन बनता है आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। ये जो इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन है मैं डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में भी बताता चलता हूँ, जो मंथ वाइज इंपॉर्टेंट डे होते हैं वो सब मैं बताता चलता हूँ। तो आपको याद रखना है, एक नोट्स बनाते चलना है, जो इंपॉर्टेंट डे से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया वाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि क्षेत्रवार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। तो हम एरिया वाइज यदि बात करें तो सबसे लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है क्षेत्रवार की दृष्टि से देखें तो लद्दाख है, और सबसे छोटी की बात करें तो ये दिल्ली में जो चांदनी चौक आपने नाम सुना होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो याद रखना है दोनों को ही, सबसे बड़ा कौन सा है, लद्दाख, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी अ पॉलिटिकल पार्टी मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इन एटलीस्ट, यानी कि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहचाने जाने वाले टोबे को कम से कम एक राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त पार्टी होना चाहिए। तो किसने कितने राज्यों में ये जीती हुई होना चाहिए, तो इसकी कंडीशन को हम डिस्कस करते हैं।
तो जितने भी राष्ट्रीय दल हैं उनका दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है? तो लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्यसभा जो राज्य विधानसभा चुनाव है उनमें इन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी है। तो बी इसका हो सकता है राइट आंसर इसके तहत। और इसके अलावा क्या है, इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होंगी, अथवा लोकसभा में 2% सीटें हों और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हों। तो ये इससे जरूरी कंडीशन है। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो कम से कम 4 राज्यों में जीतना आवश्यक है। तो जो राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त कर चुकी जो पार्टियां हैं उनके नाम हम देख लें। तो भारतीय जनता पार्टी जिसको बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिसको सीपीएम बोलते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी और साथ साथ जो 8वीं पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी। तो ये 8 पार्टियां हैं जो कि राष्ट्र का दर्जा पा चुकी हैं। यानी कि भारत के सभी राष्ट्रीय पार्टियों की सूची ये थी और जो राष्ट्रीय दर्जा पा चुकी हैं। तो ये नाम भी आपने जान लिया। एक क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। तो जो भी इलेक्शन कमीशन है उसके कार्य क्या है? चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना और साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना और चुनाव करवाना उनका, और राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। तो ये इसके कार्य होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम यदि देखें तो फर्स्ट है टू कंडक्ट ऑल इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट एंड टू स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि संसद और राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव करवाना। तो ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है टू कंडक्ट इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव करवाना। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। फिर है टू रिकमेंड imposition of president's rule in state where conditions are not conducive to holding of free and fair election, यानी कि ऐसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना जहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं है। तो ये इनके अंडर में नहीं आएगा। द सुपर इंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि मतदाता सूची तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। तो ये भी इनके अंडर में आता है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ को ये फॉलो करेगा। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द अर्लीस्ट टू गिव वुमेन टू राइट टू वोट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा देश महिलाओं को मतदान का अधिकार देने के लिए सबसे पहला था? तो ये देश था सबसे पहला जो महिलाओं के लिए वोट देने का राइट इन्होंने बनाया था। तो ये था न्यूजीलैंड। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।